नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ हैं निपुण जी। विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। रोजाना हम साथ में जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से जो चीजें हैं, जो जंग है, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है ईरान और इजराइल के बीच। क्योंकि जिस तरीके से भीषण जंग का आगाज कहीं ना कहीं हो चुका है, जो आहट नजर आ रही है, उसने कई देशों को और पूरी दुनिया को, मैं कहूंगा कि मिडिल ईस्ट की तरफ देखने के लिए अब कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि कुछ भी बड़ा कभी भी हो सकता है। जिस तरीके से पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन इस बीच एक सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच पीछे जो हैं वो कौन कौन से देश हैं जो उनका समर्थन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और खुलकर अब सामने भी आ रहे हैं कि क्या आप करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। निपुण जी, मैं आपके पास ही सीधा आऊंगा, और क्योंकि कई सारी खबरें भी अब नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका है एक, हम जानते हैं कि अमेरिका ने खुला समर्थन इजराइल का किया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। ईरान को भी कहीं ना कहीं चेता दिया था, लेकिन ईरान के पीछे कौन कौन है जो उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है? हमने ये तो देखा है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उनका समर्थन जरूर ईरान करता है और ईरान ने जो मिसाइलें हैं वो मुहैया कराता है, हथियार जो हैं खतरनाक हथियार वो मुहैया कराता है। देखिए, प्रश्न आपका बड़ा शानदार प्रश्न है। मैं पहले तो एक बात कहूंगा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात कही जाती है कि नथिंग इज द परमानेंट। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात होती है, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। हर देश अपने अपने एक इंटरेस्ट के साथ में किसी भी देश का जुड़ा होता है। तो हमको ये देखना पड़ता कि ईरान के साथ किस देश का इंटरेस्ट है जो ईरान का साथ देगा। और ऐसा नहीं है कि आज इंटरेस्ट है तो आज साथ दे रहा है, पहले इंटरेस्ट था तो पहले साथ देगा, आज इंटरेस्ट नहीं है तो आज इंटरेस्ट खत्म भी होगा तो आपका संबंध भी खराब हो जाएंगे। ईरान की जो लोकेशन है, ईरान की लोकेशन क्या है? वो है आपका कि अफगानिस्तान से सटा हुआ और पाकिस्तान से सटा हुआ एक देश है जो दक्षिण एशिया से जुड़ता है। हम बिफोर 47 बात करें तो हमारे साथ बाउंड्री जो थी ईरान की शेयरिंग होती थी, और ईरान से हमारे संबंध जो थे वो व्यापारिक संबंध भी थे, कल्चर रिलेशंस भी थे, हर तरह के संबंध आप देखेंगे। भारत में जो इस्लाम का इम्पैक्ट आप देखेंगे या इस्लाम जो देखेंगे वो काफी हद तक ईरान से इन्फ्लुएंस्ड है। ईरान से क्या है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों आपको देखने को मिलेगा। हम देखें बिफोर 1979 यही ईरान जो था अमेरिका के साथ था और इजराइल के साथ संबंध अच्छे थे जब वहां पर रजा पहलवी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। और जब रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी तो आप देखेंगे ये जितने भी आपके अरब कंट्रीज थे, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, आपका जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, ये सारे कंट्री जो थे इजराइल के अगेंस्ट थे। और ईरान और अमेरिका, इजराइल एक साथ थे। 79 में वहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के संबंध खराब होते हैं, यानी कि अमेरिका इजराइल एक साइड हो जाते हैं और ईरान आपका एक साइड हो जाता है। लेकिन वहीं जितने भी आप देखते हैं, सऊदी है, यूएई है, जितने कंट्रीज हैं, इनसे बेटर संबंध बनते हैं। यहां तक भी आप देखेंगे, जो हम वेस्ट एशिया की बात करें, अभी हम बात करेंगे वेस्ट एशिया से बाहर की बात भी करेंगे। सबसे पहले समझौता होता है 1979 में, इजिप्ट समझौता करता है कि हम मान्यता देते हैं इजराइल एक देश है। यही इजिप्ट था जब पहली बार अटैक हुआ था अरब मुल्क का इजराइल के ऊपर, तो इजिप्ट उनके साथ में था। उसके बाद आप देखें 79 के बाद 94 में हम बात करें तो जॉर्डन मान्यता देता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं इजराइल एक देश है और इजराइल को हम पूरी मान्यता देते हैं। 2020 में हम चलते हैं तो पहले यूएई और फिर बहरीन, ये भी समझौता देते हैं, अब समझौता करते हैं और मान्यता देते हैं इजराइल को। जब यूएई देता है तो यूएई के बाद आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के ऊपर दबाव है कि आप भी मान्यता दें। हालांकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक मान्यता नहीं दी है या समझौता नहीं किया है, पर कभी भी सऊदी जो है इजराइल के मैटर में बोला नहीं है। आप देखिए, हमेशा उसने एक खामोशी अख्तियार की है इजराइल वाले मैटर में। अब और भी देश, जैसे हम सूडान की बात करें, मोरक्को की बात करें, वो भी काफी नजदीक थे कि वो भी इजराइल को मान्यता देते और इजराइल से क्या करते, संबंध बेटर करते। आज हम बात करते हैं
एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट हमें बोला जाता है, वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। और शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। शिया का कहना यह है कि एक खलीफा, खलीफा क्या होता है, जैसे पूरी इस्लाम की मान्यता यह है कि पूरी दुनिया जो है वो एक है और अल्लाह की है, और यहाँ पर अल्लाह की जब धरती है तो यहाँ पर एक ही हेड होगा, वो होगा खलीफा। खलीफा शिया का मानना यह है कि खलीफा वही हो सकता है जिसका मोहम्मद शाह के साथ में ब्लड रिलेशन हो, यानी कि उनकी फैमिली ट्री से हो। जबकि सुन्नियों का मानना यह है कि खलीफा कोई भी हो सकता है बशर्ते वो राशिदीन हो। राशिदीन यानी कि खुदा का बताया हुआ, अल्लाह का बताया हुआ जो रास्ता है उस पर चलने वाला हो। और इनके बीच में जो पहला कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं वो देखते हैं याजिद। याजिद क्या करता है, हजरत हुसैन जो थे वो मोहम्मद साहब के नवाजे थे, और हजरत हुसैन को याजिद मार देता है। इसमें दो थ्योरी हैं। एक तो कहते हैं कि हजरत हुसैन और याजिद के बीच में, याजिद कौन था, याजिद था सीरिया का गवर्नर मुआविया का बेटा, और याजिद और क्या होता है आपका हजरत हुसैन के बीच में वॉर होता है। वॉर होने के बाद कहती हजरत हुसैन को धोखे से मारा गया, एक कहते हैं कि उनको वीरगति मिली, और उसी की याद में, हजरत हुसैन की याद में ही अब देखते हैं एक मुहर्रम पर्व बनाया जाता है शिया कम्युनिटी के द्वारा कि या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। तो जो उस समय से चला आ रहा हुआ है शिया और सुन्नी का, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें शिया का जो रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो बनता है ईरान, और सऊदी बनता है आपका सुन्नी का रिप्रेजेंटेटिव, कि मैं सुन्नियों का लीडर हूं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, बहरीन जो है, बहरीन वो भी शिया मेजोरिटी का कंट्री है। मेनली यहाँ पे 4 कंट्री जो शिया मेजोरिटी के हैं, एक ईरान, इराक, बहरीन और अजरबैजान। बाकी सारे जितने कंट्री है वो सुन्नी मेजोरिटी की कंट्री हैं। पर बहरीन जो है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि 2020 में जाकर समझौता करता है। बहरीन शिया मेजोरिटी होने के बाद भी उसका जो अलाइनमेंट है वो सऊदी के साथ, यूएई के साथ ज्यादा है। तो ये भी एक थ्योरी फेल हो जाती है कि जो एक आ जाता है शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सब कुछ बात क्या इंटरेस्ट के ऊपर टिकती है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, वेस्ट एशिया से बाहर निकलते हैं, और वेस्ट एशिया से बाहर निकलते हैं तो मुख्यतः ग्लोबल पावर्स की बात करते हैं। ग्लोबल पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी बात करते हैं। इधर एक ब्लॉक है जिसको हम लोग कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कह देते हैं। एक उस ब्लॉक की हम बात करें, रशिया और चाइना की बात करें। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये कंट्री इजराइल के साथ लामबंद दिखते हैं। इनकी लामबंदी का कारण क्या है कि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया गया था इजराइल। आप जानते हैं कि भाई पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था पैलेस्टाइन पूरा का पूरा, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इसको क्या करता है, कब्जे में लेता है, और 1917 में 1917 में बल्फोर घोषणा के तहत इजराइल की स्थापना का प्रयास होता है, और फिर इजराइल बनाया जाता है। इजराइल को यूरोप हमेशा सपोर्ट करेगा, उसका रीजन है। इजराइल की अगर आप लोकेशन देखें तो इजराइल एक ऐसी जगह अवस्थित है जो 3 कॉन्टिनेंटल को जोड़ता है। अफ्रीका को लिंक करता है, इधर आपका वेस्ट एशिया को लिंक करता है, और तीसरा आपका यूरोप को लिंक करता है। और इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी के मुहाने पर है, और आप देखें इजराइल के पास ही इजिप्ट से सुएज कनाल जा रहा है। और अभी क्या है कि सुएज कनाल हो चुका है आउटडेटेड, सुएज कनाल बहुत पुरानी हो चुकी है। उसका एक अल्टरनेट रूट बनाने का प्रयास हो रहा है जो गाजा स्ट्रिप के पास से आपका तैयार हो रहा है, कि उसको गाजा स्ट्रिप से तैयार करेंगे, पास से तैयार करेंगे, और इसको आईमैक्स से लिंक करेंगे। तो यूरोप को अगर एशिया से लिंक होना है, अफ्रीका से लिंक होना है, तो उनको इजराइल इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेस्ट ब्लॉक कुछ भी हो जाए, वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, चाहे इसमें अमेरिका हो और चाहे ये हो। अब बात हम करें कि आपका रशिया की और चीन की। देखिए, रूस की अगर हम बात करते हैं तो जब से ईरान के संबंध खराब होते हैं अमेरिका 79 से, तब से ही रशिया के और ईरान के संबंध नजदीक आते हैं। लेकिन हम देखें 79 से लेकर 90 तक तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी रशिया को ईरान की। जब हम रशिया को देखते हैं तो आप रशिया को अगर वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे, रशिया के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती रही हमेशा वो रही कि उसको ओशियन के साथ कहीं भी लिंक नहीं मिलता है। रशिया को जो लिंक मिलता है थोड़ा बहुत ब्लैक सी से मिलता है, या फिर आप देखें तो थोड़ा बहुत अरब से मिलता है। उसने हमेशा प्रयास किया कि मैं अरब सी में आ जाऊं, जो अरब सी है
पाकिस्तान, ईरान की जो आपको बिल्कुल साउथ में दिखाई देगा, इंडियन ओशन में, अरब सी में, और रशिया कभी आ नहीं पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो आपका उसका सेंट्रल एशिया है, ये जितने तान आप सुनते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो ताने सेंट्रल एशियंस के कंट्री हैं, रशिया इनमें विकास इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये अरब सागर से लिंक नहीं थे। तो उस समय तो आप देखें तो ईरान की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और रशिया उसके बाद 90s के बाद हम देखें तो रशिया जो है ईरान के साथ एक नए कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जैसे आपका एक नाम सुना होगा आपने, आशवागाद करार होते हैं। ईरान का जो चाबार पोर्ट है इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, और चाबार पोर्ट के थ्रू आप एक पूरा नॉर्थ यानी कि आपका पूरे कॉरिडोर बना देते, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो बनाने का प्रयास किया जाता है जो रूस तक जाएगा। लेकिन और साथ ही आप देखिए ईरान की लोकेशन और बहुत महत्वपूर्ण बनती है। वो कौन सी बनती है कि पर्शियन गल्फ और आपका जो गल्फ और ये आपका जो अरब सी है उसके बीच में जोड़ने वाला एक छोटी सी जगह है जिसको कहा जाता है होर्मुज स्टेट। होर्मुज स्टेट जो है वो ईरान के पास पड़ता है। ईरान कभी भी क्या करता है कि कोई भी आपका जैसे मान लीजिए सऊदी का टैंक जा रहा है, टैंकर जा रहा है, या आपका इजराइल किसी भी कंट्री का यूएई का जा रहा है, ये वहां पे ब्लॉक कर देता है। इधर यमन में जो हुतीस बैठे हैं उनसे क्या करता है, वो रेड सी को ब्लॉक करवा देता है। लेकिन जैसे ही हमारा आईमैक तैयार होगा तो ना तो ईरान का कोई इंपोर्टेंस रह जाएगा गल्फ कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए, और ना ही आपका रेड सी का बहुत बड़ा यूज रह जाएगा। पूरा आपका ओमान के थ्रू बाय रोड बाय ट्रेन हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो रशिया की अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं तो रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता ईरान। लेकिन जिससे हम जानते हैं कि रशिया और चाइना दोनों अमेरिका को काउंटर करना चाहते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एक ब्लॉक के रूप में ईरान को यूज करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझिएगा चेतन जी, ईरान के पास तेल है और रशिया के पास भी तेल है। ईरान अपने तेल को बेचकर अपनी कमाई करना चाहता है। रशिया ऑलरेडी आज मार्केट में बहुत सप्लाई कर रहा है, और ये कोई भी देश हो ये ऑयल को बहुत रिजर्व रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा आज से 10 साल बाद, 15-20 साल बाद ऑयल के जो पेट्रोल पंप है ना, म्यूजियम के विषय हो जाएंगे। तो हम अपनी अगली जनरेशन को दिखाएंगे कि म्यूजियम का विषय, नई एनर्जी के सोर्सेज आ चुके हैं। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ईरान हो, सब अपने तेल को तेजी से निकालना चाहते हैं। और एनर्जी के जो सबसे बड़े स्रोत कौन है? भारत खरीदना चाहता है, चीन खरीदना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी, ये मैं इनको बोलता हूँ एनर्जी के भस्मासुर। जनसंख्या बड़ी है, यूथ पॉपुलेशन है, तो इनको एनर्जी बहुत चाहिए। अभी ऑयल से काम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ बताइए। मैं लास्ट बात कर दूं, और चीन के साथ बात क्या है, यही बात चीन की है। चीन को ईरान से क्या चाहिए? अब देखिए समझिएगा बात को। अगर चीन किसी तरीके से ईरान का साथ देता है, वो तो साथ देता है, लेकिन अगर कल को अमेरिका इजराइल कार्रवाई करता है ईरान के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि सऊदी वाला जो पूरा ब्लॉक है ये अमेरिका के साथ अगर नहीं भी हुआ तो साइलेंट रहेगा। और अभी आप देखें, जब आपका अटैक हुआ, ईरान ने मिसाइल दागे इजराइल के ऊपर, तो जॉर्डन ने भी क्या किया, कई सारी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया। कई सारी मिसाइलों को आने वाला था कि जॉर्डन ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही हवाई स्पेस में मार गिराया, कई ड्रोन्स को मार गिराया। तो जॉर्डन का क्या खेल बीच में नजर आता है? नहीं, मैं बता दें कि जॉर्डन ऑलरेडी पहले ही समझौता कर चुका है इजराइल से, और जो मिसाइल जा रहे हैं ईरान की ओर से वो जॉर्डन के ऊपर से जा रहे हैं। और देखिए ये सब कंट्री जो हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी हो, यूएई, ये सब चाहते हैं, ये सब हो रहे हैं अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं। मॉडरेट मतलब ये पुराने रेडिकलिज्म से निकलकर आज जो ये आप ईरान देखते हैं ना, अपने प्रॉक्सीज बना रहा है, हिजबुल्ला है इराक के अंदर है, सऊदी के अंदर, मतलब आपके इराक के अंदर है, सीरिया के अंदर है, जितने भी ये ब्लॉक बना, अपने मिलिशिया बना रहा है, हुतीस को बना रहा है। ये काम पहले सऊदी ने किया है। सऊदी ने आपका अलकायदा हो, आपका आईएसआईएस हो, इन सबको सपोर्ट किया, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, सबको सपोर्ट किया। लेकिन जब ये सऊदी के ऊपर अटैक करने लगे, एक बार तो ऐसा हुआ कि मक्का मदीना बजा के कब्जा कर लिया। इन सारे जो इस प्रकार के प्रॉक्सी जो सऊदी में डेवलप किए गए थे, सऊदी ने इनको मदद करना फिर बंद कर दिया कि नहीं भाई, अब ये तो बड़ा, ये तो एक भस्मासुर की तरह हम ही खा जाएंगे, हम ही खत्म कर देंगे, तो सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो सऊदी को आप देखेंगे, सऊदी बड़ा खुश होगा, यूएई बड़ा खुश होगा कि ईरान खत्म हो जाए, तो यहाँ पे हम पूरा एक मॉडरेट बना लेंगे। और इसका बड़ा अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक इस्लामिक नेशन मंदिर को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात करता है, वो है यूएई। यूएई अपनी जमीन पर मंदिर बनवा रहा है। बिल्कुल। तो इसका क्या मैसेज है? मैसेज ये है
कि एक इस्लामिक नेशन अगर मंदिर को स्वीकृति देता है, क्योंकि इस्लाम किसी भी तरीके से किसी और धर्म को मान्यता देता ही नहीं है। इस्लाम का मानना ये है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और केवल गॉड है तो केवल अल्लाह है, बाकी कोई गॉड नहीं है, बाकी को काफिर मानते हैं। लेकिन अगर कोई मॉडरेट होकर दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब वो एक सेकुलरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, वो सेकुलर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चीन भी जो है ईरान को मदद करके सऊदी इन सब देशों से दूरियां नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अभी सपोर्ट है चीन का, ईरान का सपोर्ट है क्योंकि अमेरिका काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा एकदम ब्लॉकिंग हो जाए कि भाई बताओ कौन किसके पाले में है, हमारे साथ या हमारे खिलाफ, तो उससे मुझे लगता है कि ईरान को बहुत नब्बत सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में रशिया और चाइना उस स्थिति में आपका साथ देकर, क्योंकि रशिया तो अपना तेल बेचना चाहेगा और वो क्यों मोल लेगा ईरान के साथ दोस्ती करके आपका यूरोप की या सऊदी की, उनके साथ वो नजदीकी बढ़ाएगा। इधर चाइना जो है ईरान से तेल ना लेकर सऊदी से भी ले सकता है। ईरान को देने के लिए क्या है, देखिए IRM हम लोग हमेशा बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा बोलते हैं, यहाँ गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। ईरान के पास क्या है जो वो चीन को देते हैं। क्या इसमें अभी तक निपुण जी भारत का कोई रोल नहीं आया? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जो इजरायली राजदूत हैं भारत में हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि भारत क्षेत्र में शांति की भूमिका क्या निभा सकता है, क्या लगता है आपको कि ये जो जंग के मुहाने पर आप जा रहे हैं, तो क्या भारत इसमें शांति की भूमिका निभा सकता है? क्योंकि यही बात जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी कही गई थी कि भारत जो है वो मध्यस्थता कर सकता है। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बात भी करनी चाहिए कि कई खबरें भी आई थी। तो इस पर जो इजरायली राजदूत है उन्होंने कहा कि ये भारत को तय करना है, कूटनीति हमेशा काम करती है। हमने शुरू में राजनयिक चैनलों के जरिए 7 अक्टूबर के हमले, यानी कि जो पिछले साल 2023 में हमास ने उन पर हमला किया था इजरायल की सीमा में, उस स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए इसे दृढ़ता से निपटना भी पड़ता है, जो कि इजरायल अब कर भी रहा है। जी देखिए, अब भारत के आप मीडिएटर की बात आप कर रहे हैं। देखिए, भारत के जो अनुभव रहे हैं ना मध्यस्थ बनने के, नेहरू जी के जमाने के, वो अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं हमारे। हम चाहे श्रीलंका में मीडिएटर बनने का प्रयास किया लिट्टे को लेकर, श्रीलंका सरकार को लेकर, या नेहरू जी ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, तो हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हमारे नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार मीडिएटर, और मोदी जी जो यूक्रेन और रशिया में बात कर रहे थे, वो मीडिएटर बनने की बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक मैसेज ये दे रहे थे कि भाई हम ये चाहते हैं, मोदी जी कहना ये था कि आप एक टेबल पर बैठे, हम दोनों बैठकर बात करें, मीडिएटर ना बने। हम मीडिएटर बनने के इच्छुक कभी रहे नहीं। देखिए, इसका कारण है, आज हम मीडिएटर बनते हैं तो पाकिस्तान जो बार बार बोलता है कश्मीर में किसी को मीडिएटर बना लो, और हम हमेशा क्या बोलते आए हैं सिमला एग्रीमेंट से कि द्विपक्षीय बात होगी, जो बात होगी पाकिस्तान तुम बैठो और हम बैठो, बैठ के बात करेंगे, मीडिएटर कोई नहीं। तो भारत का जो एक कोर्स है अपनी फॉरेन पॉलिसी का, वो कोर्स यही है कि हम मीडिएटर नहीं बनेंगे। हम ये कहते हैं रशिया को, यूक्रेन को भी, कि भाई आप दोनों बैठकर बात करो, कोई और होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि पति पत्नी और वो के कॉन्सेप्ट को भारत मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेटर नहीं है। हमने इसको इसका समर्थन नहीं किया, और दुनिया में जो हमारे एक्सपीरियंस रहे वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, चाहे रशिया यूक्रेन की आप बात करें, चाहे ईरान और आपका इसराइल की बात करें, दोनों के अपने अपने कोज होते हैं। कोज यानी कि दोनों के अपने अपने क्या कारण होते हैं, हम इस कारण से आ रहे हैं, हम इस कारण से आ रहे हैं। इसराइल क्या कह रहा है कि मेरी सिक्योरिटी की बात है, मेरी सॉवरेनिटी की बात है। यही बात ईरान बात, तो किसकी सिक्योरिटी और किसकी बात है, हम किसका समर्थन कर दें, किसकी बात कर दें। मीडिएटर बनने की बात तो तब हो जब दोनों ही पार्टी आपको स्वीकार कर रही हो। ईरान के खमेनी साहब तो ये कहते हैं, ईरान के खमेनी साहब कई बार वो कश्मीर का मुद्दा बोल देते हैं। अभी देखिए 4-5 दिन पहले खमेनी साहब क्या कह रहे हैं कि जो गाजा में इजराइल कर रहा है वही भारत कश्मीर में कर रहा है। अब ऐसी आप भाषा बोलेंगे और आपको कहेंगे मीडिएटर, क्या ईरान हमको मीडिएटर बनाने के लिए तैयार होगा? और मीडिएटर तब बन पाता है कोई कंट्री जब वो दोनों ही पार्टी हमें लगता हो कि हमारी बात मान लेंगे, हमारी बात स्वीकार कर लेंगे, तो मीडिएटर बने। नहीं तो बेकार में बन के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अपने किरकिरी क्यों कराएं। हम मीडिएटर बनकर गए और मीडिएटर बनने के बाद हाँ बने नहीं, तो इससे भारत का कद क्या होगा, कमतर रखा जाएगा कि भारत शांति नहीं करा पाया, और ये बेकार में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भारत किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत के कोच भी हैं, कल को पाकिस्तान कहेगा
तुम जब मीडिएटर बने तो तुम अमेरिका को मीडिएटर बनाओ। इस बात को कितना बड़ा हम मानते हैं कि आज हम इस बारे में बात भी कर पा रहे हैं निपुण जी, कि आज हमारा जो भारत है वो किसी इन दो देशों में जो कि लड़ रहे हैं और अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उस वक्त भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत क्या मददता कर सकता है। और यही बात हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कर रहे थे कि भारत जो है वो मददता कर सकता है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा भी किया, यूक्रेन वो गए, रशिया भी गए, तो वहां भी खबरें आई कि वहां भी उन्होंने बातचीत की है। खबर ये भी आई थी कि कुछ समय के लिए युद्ध भी रुकवाया गया जब वहां से हमारे नागरिकों को आना था। तो ये सब बातें काफी बड़ी हो जाती हैं, काफी बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हम पहुंच चुके हैं भारत के लिहाज से। इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की जो एक नीति रही है, संतुलन की नीति रही है। तो नेहरू जी के जमाने से रही है, हम संतुलन बना के चलेंगे। लेकिन 90 तक तो अब देखिए हमारा झुकाव फिलिस्तीन की ओर रहा। हमने इजराइल से तो 92 तक बात ही नहीं की। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, वो 92 से शुरू होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, हमने कहा हम नैम को पहले तुम लोग को लेके चले, नैम को लेके चले कि हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। अब हम देखें जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा, मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी, कि हम सभी के साथ क्या करेंगे, अपने आप को एंगेजमेंट करेंगे। आज भारत क्या कर रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। और किसी से कबीर का एक लाइन में हमेशा याद करता हूं, इसमें बड़ी फिट बैठती है भारत की पॉलिसी को लेकर, ना कहूं दोस्ती ना कहूं बैर। और एक बात कही जाती है, आपको अगर विकास करना है तो आप किसी अलायंस में मत जाइए, किसी ग्रुप में मत जाइए, तो भी फोकस ऑन अस। हम केवल अपने फोकस कर रहे हैं, हमारा पूरा केंद्र अपने ऊपर है। आज इजराइल से हम जाते हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने जाते हैं इजराइल, एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद भारत वापस आते हैं, फिर फिलिस्तीन विजिट करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, हमने कई बार ये देखा है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका पाकिस्तान विजिट करने आएगा, हाँ तो और भारत भी विजिट करने आएगा। यही बात आप देखेंगे। तो लेकिन हमने क्या किया, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दिया। ये नहीं इजराइल पहले के बाद में फिलिस्तीन। आईआर में छोटी छोटी बातें, इंटरनेशनल रिलेशन में छोटी छोटी बातें मायने करती हैं। जब मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो 3 तरीके से हम देखते हैं। पहला देखते हैं कोई समझौता हुआ हो देशों के बीच में, कोई ट्रीटी हुई हो, या नेताओं के जो व्यवहार है, या नेताओं के जो वक्तव्य हैं। ये 3 ही माध्यम से हम आईआर का अंदाजा लगाते हैं, संबंधों का अंदाजा लगाते हैं, किस देश से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो संतुलन बनाने की और सभी को साथ लेने की। क्योंकि भारत ने क्या बोला है, भारत बोलता है हम हैं वैश्विक मित्र, विश्व मित्र। हालांकि आप जानते हो कि भारत कभी पावर के कॉन्सेप्ट को मानता नहीं है। पहले भारत विश्व गुरु की बात करता था, लेकिन अब विश्व गुरु को भी बोलना हमने बंद कर दिया है। अब हम विश्व मित्र बोलते हैं, हम सबके मित्र हैं। तो ये एक अलग तरह की फॉरेन पॉलिसी है। और ये तारीफ करने वाली बात है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट से सारी दुनिया से दोस्ती करता है। वन फैमिली वन फ्यूचर जी, जो बात हुई थी वो भी कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। वो जो हमारा बिल्कुल, ये हमारी पुरानी, ये आज की थोड़ी नहीं है। हम बोलते आए, हमारे वेदों में ग्रंथों में लिखा है, आयम निजय परोवेति करना लघु चेतम उदार चरित नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये 13 में छोटे हृदय वाली बात है। हम तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, इस थ्योरी में भारत चलता है। तो ये थ्योरी हमारी पुरानी है और हम लिखते भी। देखिए आप बचपन से आप देखते होंगे, जब हम पूजा वगैरह करते हैं घर में, तो हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम बोलते हैं ओम धौ शांति अंतरिक्षम शांति, हम बोलते हैं है ना वो सत्य की जीत हो, सत्य का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की अपेक्षा हम लोग बचपन से करते आए हैं, प्रतिदिन हम पूजा में करते हैं। धर्म की जय, धर्म की जय में हिंदू धर्म की बात नहीं, धर्म का मतलब सत्य की जीत, जो सच है वो सत्य में जयते। तो ये जो थ्योरीज है, ये प्रिंसिपल्स है हमारे। और भारत ने युद्ध नहीं, जो मोदी जी कई बार जाके बोले हैं, भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है, विश्व में शांति की बात हमने की है। हमारा वही आज भी दुनिया के साथ कोस है, उसी कोस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 निपुण जी, और काफी बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो हम लोग टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं रोजाना, ये बेहद दिलचस्प सारी जानकारियां रहती हैं लोगों के बारे में जानना। और मैं कमेंट भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे जरूर, कि बहुत दिलचस्पी से सब लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो दोनों देश हैं, या फिर कहीं भी जो जंग चल रही है, या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि चल रही है जिसके बारे में उनको जानना है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं और आपसे वो जानकारियां जो हैं वो ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी हमारे से जुड़ने के लिए और इस जानकारियां हमें देने के लिए। जी
एक बात मैं कहूंगा, एक तो मैं एनएमएफ न्यूज चैनल का धन्यवाद दूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा कि आप डेली कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आते हैं, मुझसे बात करते हैं। नहीं तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जानकारी रखी रखी खराब हो जाती है, बिल्कुल और हमारे यहाँ कहा जाता है कि परंपरा है कि गुरु ने अपने शिष्य को, फिर वो शिष्य गुरु बन जाता है दूसरे का। ये हमारी श्रृंखला रही है। तो ऋषि मुनि, तो मैं कहूंगा एनएफ न्यूज जो है ये मौका दे रहा है, आप मौका दे रहे हैं। और मैं सभी जो भी हमारे दर्शक है, आपके दर्शक है, कहूंगा भी कि आपको भी किसी मुद्दे में बात करनी है, आईआर का कोई मुद्दा है, इंटर सिक्योरिटी का कोई मुद्दा है, तो किसी मुद्दे पर कमेंट किया करें, ताकि चेतन जी हम लोग डिस्कस करके उन मुद्दों पे भी हम अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अगर कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर इस जो अभी जो चल रहा है ईरान और इजराइल या फिर हिजबुल्ला और तमाम ये जो चल रहा है, इनसे जुड़ा कोई मुद्दा अगर आपके जहन में आ रहा है तो उसे आप कमेंट करें। हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं और जान पाएं जो आप जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।